समुद्र के बीचों बीच बसा मैक्वेरी आइलैंड लंबाई में सिर्फ 34 किलोमीटर, दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन किसे पता था कि यही एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल त्रासदी का गवाह बनेगी। 1800 में जब खोजी पहली बार यहाँ पहुंचे तो नजारा अद्भुत था। बीच पर आराम करती एलिफेंट सील्स, चारों तरफ रॉयल पेंगुइन की गूंजती आवाजें और इंसानी कद से भी ऊंची घास वाली झाड़ियां। यहाँ के जानवरों ने कभी शिकारी नहीं देखे थे, इसलिए उनकी जिंदगी मासूमियत से भरी थी। लेकिन जिस दूर दराज की लोकेशन ने इस जगह को सुरक्षित रखा था, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1800 के दशक में सील हंटर्स के साथ यहाँ एक अनचाही मुसीबत भी आ गई। छोटे छोटे चूहे और माइस। यहाँ न तो कोई शिकारी था, न खाने की कमी और छिपने के हजारों ठिकाने। नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही इन चूहों ने पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। शिकार बने पैट्रल्स जैसे मासूम पक्षी जो जमीन के बिलों में अंडे देते थे, लेकिन अब वही बिल भूख से पागल चूहों के लिए आसान निशाना बन गए। इन चूहों ने अंडे, चूजे, यहाँ तक कि सोते हुए बड़े परिंदों तक को नहीं छोड़ा। वे बीज, फल और नई पौधों को भी खा गए, जिससे पूरा इकोसिस्टम हिल गया। दूसरी तरफ माइस भी पीछे नहीं रहे। कीड़े मकोड़े, लार्वा, स्पाइडर, बीटल जो मिला सब चट कर गए और हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते चले गए। वैज्ञानिकों के लिए ये तबाही चौंकाने वाली थी। एक शांत आइलैंड अचानक विनाश की मिसाल बन गया और इसे ठीक करने में इंसानों को पूरे 200 साल लग गए। शुरुआत में सोचा गया कि चूहों को काबू करने के लिए बिल्लियां लाई जाएंगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बिल्लियां, जिन्हें समाधान माना गया था, आगे चलकर मैक्वेरी आइलैंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी विनाशकारी ताकत बन जाएंगी। बिल्लियां चूहों को पकड़ने में तो माहिर थी, मगर उन्हें यहाँ और भी आसान शिकार मिल गए। ये बिल्लियां चूहों से ज्यादा उन सीबर्ड्स पर टूट पड़ी जिन्हें कभी शिकारी से डरना नहीं पड़ा था। न तो उन्हें आहट पर उड़ने की आदत थी और न ही खतरे की पहचान। कई बार तो बिल्लियां खेल खेल में भी परिंदों को मार डालती थी। नतीजा ये हुआ कि हर साल करीब 60,000 सीबर्ड्स मारी जाने लगी, यानी हर दिन 160 से भी ज्यादा। सदियों से यहाँ रहने वाली प्रजातियां अचानक गायब होने लगी, जैसे न उड़ने वाली मैक्वेरी आइलैंड रेल या रंग बिरंगा मैक्वेरी पैराकीट जो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा सीबर्ड्स ऐसी थी जिन्हें ठीक से दर्ज भी नहीं किया जा सका और तब तक वे हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ चूहे भी नहीं रुके। बिल्लियां सीबर्ड्स का शिकार करती रहीं, जिससे चूहों को खुली छूट मिल गई। घोंसले उजड़ गए, पौधे खत्म हो गए और जो प्लान सिर्फ एक मुसीबत को हल करने के लिए बनाया गया था, उसने हालात को और भी बेकाबू कर दिया। 1878 में एक और हादसा हुआ। आइलैंड पर नाविकों ने खरगोश छोड़ दिए ताकि अगर कभी जहाज फंस जाए तो उनके पास खाने का जरिया हो। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि शिकारी रहित हरे भरे आइलैंड पर ये खरगोश कितनी तेजी से फैल जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि 1968 तक इनकी तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। ये प्यारे दिखने वाले जानवर असल में चलती फिरती खाने की मशीन बन चुके थे। उन्होंने मेगा हब्स, घनी घास, यहाँ तक की जड़ें भी साफ कर दी। अब मिट्टी भी बहने लगी क्योंकि उसे थामने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो जमीन कभी हरियाली से ढकी रहती थी, वो अब बेजान और सूनी दिखने लगी। चूहे, माइस, बिल्लियां और अब ये खरगोश, सबने मिलकर इस जन्नत को तबाही में बदल डाला। 1900 तक मैक्वेरी आइलैंड की शक्ल ही बदल चुकी थी। कभी जन्नत जैसा दिखने वाला ये टुकड़ा अब उखड़ी हुई मिट्टी और सूखे गड्ढों से भरा मैदान बन गया था। जहाँ कभी ऊंची घास लहराती थी, वहाँ बस टूटी मिट्टी और बेजान ठूंठ बचे थे। ये आइलैंड अब किसी जंग के मैदान जैसा लगने लगा था। इस तबाही के सबसे बड़े गुनहगार वही खरगोश थे जिन्होंने 40% से भी ज्यादा पौधों की जड़ तक चबा डाली और जब खाने को कुछ नहीं बचा तो मिट्टी तक खोद डाली। छोड़ गए गड्ढों से भरी वीरान जमीन जो दूर से चांद की बेजान सतह जैसी लगती थी, जहाँ जिंदगी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी। फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सितंबर 2006 में लुसिटानिया बे पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ। यही वो जगह थी जहां किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी कॉलोनी रहती थी। सालों की मिट्टी कटाई और खरगोशों की तबाही ने ढलान को इतना कमजोर कर दिया था कि एक झटके में 500 वर्ग मीटर जमीन धंस गई। सैकड़ों पेंगुइन जिंदा दबकर मर गए। ये दर्दनाक तस्वीरें अखबारों में छा गई और सबको लगने लगा कि शायद अब इस आइलैंड का इकोसिस्टम कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बाकी बचे परिंदों की हालत भी बदतर थी। पेड़ पौधे
पौधे न होने से उनके घोंसले खुले आसमान के नीचे थे और अल्बाट्रॉस के बच्चे शिकारी पक्षियों के लिए आसान शिकार बन गए। पैट्रल्स और पेंगुइन, जो कभी इस आइलैंड के असली शासक थे, अब बेबस नजर आने लगे। साइंटिस्ट भी ये तबाही देखकर दंग रह गए। कुछ नुकसान इतने गहरे थे कि शायद कभी पूरी तरह ठीक भी ना हो पाए। उधर चूहों की तादाद 36,000 से भी ज्यादा पहुंच गई। ये चूहा अंडे, बीज और पौधे चटकर जाते। माइस की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई और बची खुची चीजें भी वे चबाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि अब कुछ रेयर पौधे और जानवर सिर्फ रिसर्चर्स द्वारा बनाए छोटे छोटे घरों में ही बचे थे और कुछ प्रजातियां जैसे ऑर्किड की 2 अनोखी किस्में पूरी तरह इंसानी देखभाल पर ही टिकी हुई थी। 1985 में बिल्लियों को हटाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। जून 2000 तक करीब 2500 बिल्लियां हटा दी गई और आइलैंड को बिल्ली मुक्त घोषित किया गया। शुरुआत में लगा कि जीत हासिल हो गई है। ब्लू और ग्रे पेट्रल सालों बाद लौट आए, मानो अपना घर वापस पा लिया हो। लेकिन बिल्लियां हटते ही खरगोशों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा हो गई। जो भी हरा भरा दिखा, घास, पौधे और मेगा हर्ब्स सब चट कर डाला गया। मिट्टी पकड़ने वाली जड़ें भी खत्म हो गई। पहाड़ियां खिसकने लगी और तबाही इतनी बड़ी हो गई कि 2000 से 2007 के बीच का फर्क सैटेलाइट इमेज में भी साफ दिखने लगा। जो परिंदे उम्मीद लेकर लौटे थे, उनके लिए हालात और भी डरावने थे। बिल्लियां तो हट चुकी थी, लेकिन घोंसले बनाने के लिए न घास बची न छाव। अल्बाट्रॉस और पेंगुइन्स के बच्चे सीधे धूप, बारिश और शिकारी पक्षियों के लिए आसान निशाना बन गए। पेट्रल्स ने जमीन में बिल बनाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी इतनी कमजोर थी कि वे नाकाम रहे। 2007 तक मैक्वेरी आइलैंड की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो कभी पेंगुइन, सीबर्ड्स और अनोखे पौधों से भरी जन्नत थी, वो अब पूरी तरह तबाही के कगार पर थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो ये जगह शायद कभी ठीक न हो पाए। इस खतरे को समझते हुए ऑस्ट्रेलियन और तस्मानियन सरकारों ने एक बड़ा फैसला लिया। आइलैंड से हर बाहरी जानवर को हटाना, मतलब हर चूहा, खरगोश और माउस का पूरी तरह सफाया करना। ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट बन गया। खर्च करीब $24 मिलियन से भी ज्यादा हुआ। जहर वाले पैलेट, स्पेशल ट्रेन डिटेक्शन डॉग्स और खास तरह के वायरस, हर तरीका अपनाया गया ताकि आइलैंड को फिर से उसकी असली हालत में लाया जा सके। सबसे पहले निशाना बनाया गया खरगोशों को, क्योंकि वही सबसे बड़ा और साफ दिखने वाला खतरा थे। 1968 में मिक्सोमा वायरस छोड़ा गया, जिससे आबादी गिरकर करीब 20,000 रह गई, मगर ये भी पर्याप्त नहीं था। फिर आया एक और घातक हथियार, रेबिट कैलिसी वायरस, जिसे रेबिट हेमरोजिक डिजीज भी कहते हैं। फरवरी 2011 में इसी वायरस से भरे गाजर के टुकड़े उन इलाकों में फेंके गए जहां खरगोश सबसे ज्यादा थे। असर तुरंत दिखा और कॉलोनियां देखते ही देखते ढह गई। इसके बाद शुरू हुआ असली हमला। हेलीकॉप्टर से 300 टन जहरीला चारा पूरे आइलैंड पर गिराया गया। ये सब सर्दियों में हुआ ताकि ज्यादातर समुद्री पक्षी वहां से जा चुके हों और उन्हें नुकसान न पहुंचे, मगर जहर से भी काम नहीं बन पाया। हजारों मरी हुई लाशें हाथ से हटानी पड़ी ताकि उन्हें खाने वाले परिंदे जहर से न मर जाएं। मजदूर महीनों तक पूरे आइलैंड पर घूम घूम कर खरगोश और चूहों की लाशें इकट्ठा करते रहे, मगर असली खतरा अभी जिंदा था। कुछ बचे हुए चूहे या खरगोश, अगर सिर्फ 2 भी किसी गुफा या चट्टान की दरार में बच जाते तो बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि ये बचे हुए जानवर दोबारा पूरे आइलैंड को तबाही में बदल सकते थे। इसी काम को अंजाम देने के लिए स्पेशल ट्रेन डिटेक्शन डॉग्स को उतारा गया। 12 एक्सपर्ट कुत्ते अपने ट्रेलर के साथ आइलैंड पर उतरे। ये आम पालतू कुत्ते नहीं थे, बल्कि सैकड़ों मीटर दूर से चूहों की महक पकड़ लेते थे। यही था आखिरी और सबसे मुश्किल मुकाबला। एक तरफ दुनिया के सबसे विनाशकारी जीवों की प्रजातियां और दूसरी तरफ इतिहास का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन। 2011 में मैक्वेरी आइलैंड पर उतरी ये स्पेशल टीम। मिशन था दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना। इन डिटेक्शन डॉग्स का काम था हर बचे हुए चूहे, खरगोश या माउस को ढूंढ निकालना, वरना बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। हर डॉग को महीनों तक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इस आइलैंड का मौसम किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। बर्फीली हवाएं, लगातार बारिश और कीचड़ भरे रास्ते, इन दोनों को आइलैंड का हर कोना छानना था और ये आसान भी नहीं था। लेकिन यही कुत्तों की गजब की सूंघने की ताकत ने पूरा खेल बदल दिया। ये हफ्तों
तो पुराने चूहे के मल की महक पकड़ लेते, कुछ घंटे पहले गुजरे माउस की हल्की सी महक भी सूंघ लेते। खरगोशों को सीधे उनके सबसे छुपे हुए बिल तक जाकर ढूंढ निकालते। दिन रात टीम ने ऊंची चट्टानों पर चढ़ाई की, घने जंगलों में घुसी, हर गुफा और हर दरार छानी, सिर्फ एक गंध की तलाश में। फिर आया 2011 के आखिर में वो ऐतिहासिक मोड़। इन कुत्तों ने आइलैंड के एक वीरान कोने में आखिरी खरगोश का छोटा परिवार ढूंढ निकाला, एक मादा और उसके बच्चे। इसके बाद महीनों बीत गए और किसी भी चूहे, खरगोश या माउस का कोई निशान नहीं मिला। मगर जश्न मनाना अभी जल्दी था। आखिरी बार 3 और डिटेक्शन डॉग्स भेजे गए, क्योंकि एक भी चूक फिर से पूरी बर्बादी ला सकती थी। वायरस, जहर, शिकार, महीनों की थकान, सबकी मेहनत इसी आखिरी टेस्ट पर टिकी हुई थी। 8 अप्रैल 2014 वो दिन जब मैक्वेरी आइलैंड को ऑफिशियली पेस्ट फ्री घोषित किया गया और आखिरकार पूरे आइलैंड पर एक भी चूहा, खरगोश या माउस नहीं बचा था। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी। 2 साल की निगरानी के बाद जब कुछ भी नहीं मिला, तभी ये ऐलान हुआ। मगर असली सवाल अब शुरू हुआ, क्या 200 साल की तबाही के बाद ये जमीन फिर से जिंदा हो पाएगी? कुछ इकोसिस्टम कभी वापस नहीं आते और तभी नेचर ने खुद जवाब दिया। छोटे एरिया में बचे पौधे धीरे धीरे फैलने लगे, दशकों से दबे बीज जाग उठे, जैसे सूखे रेगिस्तान में पहली बारिश हो। घास दोबारा उगने लगी, इतना ऊंचा कि इंसान के सिर से ऊपर पहुंच गई। मैक्वेरी की मशहूर मेगा हर्ब्स ने फिर से इलाका ढक लिया। कुछ ही सालों में कई जगह इतनी बदल गई कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे पक्षी भी लौटने लगे। व्हाइट हेडेड पैट्रल्स, जो लगभग गायब हो चुके थे, अब घोंसले बना रहे थे। ब्लू और ग्रे पैट्रल्स, जो सालों से नजर नहीं आए थे, नई कॉलोनियां बसाने लगे। जिस एक गलती ने सब तबाह कर दिया था, अब उसी जमीन पर नेचर ने खुद को फिर से खड़ा कर लिया। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।